हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स से फ्रिक्शन के रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फ्रिक्शन का डेफिनेशन, फ्रिक्शन क्यों होता है एंड फ्रिक्शन के टाइप्स को डिस्कस किए थे। ठीक है, फ्रिक्शन के टाइप्स में हम लोगों ने दो तरह के टाइप्स देखे थे, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा क्या था दोस्तों, काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों का कंसेप्ट हम लोगों ने समझ लिए थे। देन उसके बाद हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन को डिटेल्स के साथ समझा था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली देख लीजिएगा, लिंक मैं दे दूंगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ कंसेप्ट को हम लोग फिर से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने टाइप्स में दो तरह के टाइप्स देखे थे। एक तो था आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, दूसरा क्या था दोस्तों, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मेनली ये दो तरह के टाइप्स होते हैं फ्रिक्शन का। ठीक है, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक टेबल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया टेबल एंड इस टेबल के ऊपर हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, एक ईंट रखेंगे, बोले तो ब्रिक। ठीक है, एक ईंट को हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि इस ब्रिक का जो बॉटम सरफेस है एंड इस टेबल का जो टॉप सरफेस है, यहाँ पे इतने एरिया में बिल्कुल टच में है। ठीक है, बिल्कुल टच में है, दोनों क्या है, बिल्कुल टच में है। ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे कि इस ब्रिक में हम लोग एक लिटिल अमाउंट ऑफ फोर्स, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पे हम लोग लेंगे, मतलब हल्के से धक्का देंगे, बिल्कुल स्मूथली हम लोग हल्के से धक्का देंगे। तो क्योंकि हम लोग कम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं तो ये वाला ब्रिक मूव नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो वेट है दोस्तों, इसका वेट ज़्यादा है, लेकिन हम लोग फोर्स यहाँ पे बहुत ही कम लगा रहे हैं, तो जिसकी वजह से इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा, बोले तो नो मोशन। ठीक है, मोशन नहीं आया है, लेकिन फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन मोशन नहीं आया है। तो इस कंडीशन पे क्या है कि ये दो सरफेस के बीच जो रेजिस्टेंस फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस फोर्स एक्ट होगा इन दो सरफेस के बीच जो कि टच पे है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। एंड यहाँ पे देखो ये पूरा सिस्टम क्या है दोस्तों, पूरा सिस्टम स्टैटिक कंडीशन पे है, बोले तो रेस्ट पे है, कोई भी मोशन नहीं है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ओके, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। चलो इस पेन से मैं लिख लेता हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट के बीच, मतलब दो सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन नहीं है, दो सरफेस क्या है, स्टैटिक कंडीशन पे है, जिसके लिए यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ओके, ठीक है ना। अब क्या है दोस्तों, देखो अब हम लोग फोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फोर्स हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या करेगा दोस्तों, स्टैटिक फ्रिक्शन भी चाहेगा कि इस ऑब्जेक्ट का जो ये जो ब्रिक है दोस्तों, ये जो ईंट है, इसको मूव नहीं होने देगा। ठीक है, अपना रेजिस्टेंस फोर्स ये बढ़ाएगा। ठीक है, जितना हम लोग फोर्स बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस फोर्स भी उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, ताकि ये पूरा सिस्टम स्टैटिक ही रहे, रेस्ट में रहे, मोशन यहाँ पे डेवलप ना हो। ओके, जिसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन क्या है दोस्तों, स्टैटिक फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू है जिसके ऊपर वो जा नहीं सकता। ठीक है, जिसके ऊपर वो जा नहीं सकता। तो ऐसा होगा कि हम लोग फोर्स को इधर इंक्रीज करा रहे हैं, ये भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक हायर लेवल तक जाके ये रुक जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हायर लेवल तक जाके रुक जाएगा। ठीक है, एंड अगर फिर भी हम लोग फोर्स को बढ़ाएंगे तो ये वाला ईंट क्या करेगा दोस्तों, मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अब स्टैटिक फ्रिक्शन के पास उतना रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है। ठीक है, अब वो रेजिस्टेंस फोर्स को उतना इंक्रीज नहीं करा पाएगा, तो आखिर में क्या होगा कि फोर्स जीत जाएगा यहाँ पे, तो फोर्स इसको इधर ले जाएगा, मतलब
मूव करना स्टार्ट कर देगा हमारा ईट। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम जो वैल्यू है उसे हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके दोस्तों, चलो देन उसके बाद ये वाला ब्रिक आपका मूव करना स्टार्ट कर दिया। ओके, रेजिस्टेंस फोर्स फिर भी लगेगा, क्योंकि ये दोनों सरफेस क्या है दोस्तों, ये दोनों सरफेस तो आपका टच पे है ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स फिर भी लगेगा, अगर मूव करता है फिर भी लगेगा। ठीक है, तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। बोले तो ये दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ अगर मोशन पे है, रिलेटिव मोशन पे है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये दोनों क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, तो तब इन दो सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे इसको स्टैटिक हटाएंगे, इसको नो से ही इसको हम लोग मोशन लिखेंगे यहाँ पे, इन मोशन। ठीक है, इन मोशन ये हो जाएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अगर नो मोशन होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर इन मोशन होता है तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स के बीच एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये है अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, एंड इधर है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। एंड दोस्तों ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, किसको नीचे रखेंगे किसको ऊपर रखेंगे, ये डिपेंड करता है एक चीज़ के ऊपर, एक फैक्टर के ऊपर। ठीक है, देखो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है दोस्तों, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स को अगर हम लोग बढ़ाते हैं घटाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है घटता है। ठीक है, ओके, इसके ऊपर ये डिपेंड है, इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, अप्लाइड फोर्स इंडिपेंडेंट है, एंड इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, जिसके लिए हम लोग इसको परपेंडिकुलर रखेंगे, एंड जो इंडिपेंडेंट है इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इतना आप याद रखिए। चलो अब क्या है दोस्तों, देखो बिल्कुल स्टेट कंडीशन पे लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग यहाँ पे है 0। ओके, अप्लाइड फोर्स हम लोगों ने कुछ भी अप्लाई नहीं किए, फोर्स अप्लाई हम लोगों ने किए ही नहीं, इस सिचुएशन में हम लोग फोर्स अप्लाई किए ही नहीं, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो बिल्कुल 0 होगा। ठीक है, ओके, अब हम लोग थोड़ा अप्लाइड फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा फोर्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है दोस्तों वो भी थोड़ा सा यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओके, एंड कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है दोस्तों वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। हम लोगों ने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज हुआ। देखो इसके लिए ये वाला लाइन आएगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, एंड स्ट्रेट लाइन जाते जाते एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा, बिल्कुल ये वाला वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स हो ही नहीं सकता। ठीक है, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स हो ही नहीं सकता। अगर फिर भी हम लोग फोर्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब फोर्स को हम लोग फिर भी बढ़ा रहे हैं, ये तो अब नहीं बढ़ेगा, ये तो यहाँ से हो गया। ठीक है, यहाँ तक आके फ्रिक्शनल फोर्स हमारा रुक गया। लेकिन अगर हम लोग फिर भी अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज़ कराते रहेंगे तो ये वाला ब्रिक क्या करेगा दोस्तों, ये वाला ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। तब फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, तब फ्रिक्शन फोर्स आपका बिल्कुल ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है दोस्तों, ये जो लाइन है पूरा लाइन, ठीक है, ये है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का लाइन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एंड ये जो टॉप पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एंड ये हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस ग्राफ के सहारे आप ये समझ सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होता है। ओके, एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है। यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ये एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन में एंटर करते हैं। ठीक है, ये था प्रीवियस क्लास का टॉपिक। तो अब हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग। काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस between two surfaces that are in contact and moving against each other। ठीक है, ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट एंड मूविंग अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है दोस्तों, इतना तो हम लोगों ने समझ लिया था। तो अब क्या करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन के अंडर पे जितने भी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाते हैं उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के अंडर पे हम लोग पढ़ेंगे आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, देन उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एंड तीसरा पढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। तो इन तीनों टाइप को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के अंडर पे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मैं ये पूरा बोर्ड इरेज कर देता हूँ, देन उसके बाद हम लोग एक एक करके स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो अब हेडिंग लगा लेते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों, जब दो सरफेस, ठीक है, जब दो सरफेस एक दूसरे के साथ टच पे होता है एंड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लाइड होता है। ठीक है, तब इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स या फिर रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट होता है वही क्या है दोस्तों, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, ओके, जैसे देखो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में अब अगर ये वाला ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा तो ये दो सरफेस जो है यहाँ पे टच पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, जब दो सरफेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लाइड होता है तब जो फ्रिक्शनल फोर्स आता है वही है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बस इतना सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन लेते हैं स्लाइडिंग, स्लाइडिंग। ठीक है, ओके, तो ये वाला ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग हो रहा है इसके रेस्पेक्ट में, तो इन दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन आता है वही क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ओके, इतना तो समझ में आ गया। बात बहुत ही सिंपल है दोस्तों, चीज़ों को जस्ट इजीली लिया कीजिए। ठीक है, तो चीज़ें आसान लगने लगेगा। तो अब क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, स्लाइडिंग फ्रिक्शन is defined as the resistance that is created
सॉरी क्रिएटेड स्पेलिंग कुछ इस तरह से होगा, CREATED, क्रिएटेड बिटवीन टू सरफेसेस when they are sliding against each other। ठीक है, ओके। सरफेसेस के बाद आप यहाँ पे लिखिएगा that are in contact। ठीक है, तो ये अगर लिखते हैं तो बेहतर रहता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस दैट इज क्रिएटेड बिटवीन टू सरफेसेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट एंड व्हेन दे आर स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ देख लेते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट देख लेते हैं। देखो ये है फ्रिक्शनल फोर्स मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग के लेंगे, ओके, क्योंकि स्लाइडिंग है तो यहाँ पे ये काइनेटिक के अंदर में आ जाता है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन का। ठीक है, ओके, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के साथ। अब देखो इस साइन को हटाने के लिए क्या है कि हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट लाते हैं। तो इस केस में हम लोग कौन सा कांस्टेंट लाएंगे, म्यू के। ठीक है, म्यू के, ये जो म्यू के है दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी यहाँ से आप म्यू के का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा F/R। ओके, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो किसी भी सरफेस के ऊपर अगर किसी भी ब्लॉक को हम लोग रखते हैं एंड उसको स्लाइड कराते हैं तो वो एग्जांपल हो जाएगा। एंड जो हम लोग कार्ड्स खेलते हैं ना, कार्ड्स ताश खेलते हैं ना, तो ताश में हम लोग क्या करते हैं, एक कार्ड के रिस्पेक्ट में दूसरे कार्ड को हम लोग स्लाइड कराते हैं। ठीक है, स्लाइड कराते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से स्लाइड कराते हैं, तो वो भी क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल है। ठीक है ना, चलो अब एग्जांपल अगर देने जाओ तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन आप खुद ढूंढिए एग्जांपल। मैंने कंसेप्ट समझा दिया आपको, तो आप इजीली एग्जांपल लिख पाएंगे। ठीक है, दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो हेडिंग लगा लेते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन दोस्तों, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, देखो रोलिंग फ्रिक्शन भी एक तरह का रेजिस्टेंस फोर्स है। ये मोशन को रेजिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन किस तरह के मोशन को रेजिस्ट करता है, ये जनरली किसी भी बॉल का या फिर किसी भी पहिए का, व्हील का मोशन को रेजिस्ट करता है, इस तरह का मोशन। एंड ये जो फ्रिक्शन होता है दोस्तों, रोलिंग फ्रिक्शन, ये सबसे वीकेस्ट, ठीक है, सबसे वीकेस्ट आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है। ओके, देखो यहाँ पे मैं एक कार का व्हील ले रहा हूँ। ठीक है, ये एक कार का पहिया है, तो यहाँ से फोर्स इस तरफ लग रहा है। ठीक है, ओके, ये फोर्स, तो मोशन किस तरफ होगा दोस्तों, मोशन इस तरफ होगा। ओके, एंड यहाँ पे देखो ये जो पहिया है दोस्तों, ये यहाँ पे ज़मीन के साथ या फिर रोड के साथ टच होगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, बोलो। पहिया जो है, पहिया इस तरफ घूम रहा है, बिल्कुल इस तरफ घूम रहा है, तभी तो ये आगे जाएगा। ठीक है ना, पहिया अगर इस तरफ घूम रहा है तभी तो ये आगे जाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस तरफ होगा दोस्तों, देखो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन। ठीक है, ऑपोजिट टू द मोशन। देखो मोशन किस तरफ है, इस तरफ है, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, बिल्कुल इस तरफ लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। ठीक है, ये हो गया रोलिंग फ्रिक्शन।
ठीक है, ओके, बस इतना आप याद रखिए। ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। एंड रोलिंग फ्रिक्शन सबसे वीकेस्ट फ्रिक्शन होता है, ये भी आप याद रखिएगा। एंड दोस्तों देखो, यहाँ पे जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ पे ये आर के साथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या लाएंगे, म्यू लाएंगे, म्यू। एंड क्योंकि ये रोलिंग फ्रिक्शन है तो यहाँ पे हम लोग आर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर, म्यू आर इजिकल टू क्या है दोस्तों, एफ, ठीक है। ये स्मॉल आर लेते हैं, ओके, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। आर क्या होता है आपको पता है, आर क्या है दोस्तों, आर इज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही करा था, ठीक है। तो ये सब जानी सुनी बातें हैं। तो अब हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। चलो, रोलिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फोर्स फ्रिक्शन इज डिफाइंड as the force which resists the motion of a ball or wheel, ठीक है। It is the weakest frictional force, ठीक है, ओके। ये कुछ बातें हैं दोस्तों, आप लिख लीजिए। रोलिंग फ्रिक्शन इज डिफाइन एज, यहाँ पे ये एज होगा, ठीक है, एज द फोर्स which resist the motion of a ball or wheel. It is the weakest फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। एंड इसका ये फॉर्मूला हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन म्यू आर, ओके। चलो, इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन को। फ्लूइड फ्रिक्शन, तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों, जब कोई फ्लूइड, ठीक है, जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है, जैसे कि पानी हो गया, हनी हो गया, कोई भी फ्लूइड जब फ्लो करता है तो वो बहुत सारे लेयर्स में फ्लो होता है, बिल्कुल इस तरह से, ओके। ये मान लेते हैं एक सरफेस है, इसके ऊपर एक फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है। तो ये जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है दोस्तों इधर से इधर, तो ये बहुत सारे लेयर्स में होगा, ठीक है, बहुत सारे लेयर्स में होगा, ओके, ठीक है, कुछ इस तरह से बहुत सारे लेयर्स में फ्लो होगा, ओके। एंड इन सभी लेयर्स के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये आगे जा रहा है। तो सबसे ऊपर में जो लेयर है दोस्तों, उसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा रहेगा, वो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ वो आगे जाएगा, ठीक है। एंड जो उसके जो नीचे वाला जो लेयर रहेगा, उसका वेलोसिटी थोड़ा सा, स्पीड थोड़ा सा कम रहेगा, एंड धीरे धीरे कमता जाएगा। एंड आखिरी वाला जो लेयर है दोस्तों, जो कि सरफेस के साथ, एक फिक्स सरफेस के साथ टच में होगा, उसका जो स्पीड होगा वो बिल्कुल ज़ीरो होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग स्पीड को देखेंगे तो कुछ इस तरह से स्पीड का जो डायग्राम अगर बनाएंगे तो देखो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो लेयर होगा उसका सबसे ज़्यादा स्पीड, नीचे का थोड़ा कम करते आखिर में जो सबसे नीचे वाला लेयर होगा उसका जो वेलोसिटी या फिर स्पीड कह लीजिए वो ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन पे हो जाएगा, ठीक है। एंड ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा होता है आपका विस्कोसिटी की वजह से। तो हम लोग विस्कोसिटी को अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ये हम लोग
फ्लूइड प्रॉपर्टी में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग इसको फ्रिक्शन की नज़र से देखेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन की नज़र से देखेंगे। दो लेयर्स के बीच में, ठीक है, दो लेयर्स जब एक दूसरे के रिलेटिवली मूव कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिवली मूव कर रहा है, तब वहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, एक फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे लग रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्लूइड फ्रिक्शन का डेफिनेशन हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एक फ्लूइड जब, ओके, एक फ्लूइड के दो लेयर जब एक दूसरे के साथ रिलेटिवली मोशन पे मूव कर रहा है, तब इन दोनों लेयर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, रहता है, उसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन is defined as the frictional force that exists between two layers of a fluid when they are moving relatively to each other, ठीक है, ओके। तो ये हो गया फ्लूइड फ्रिक्शन का डेफिनेशन। फ्लूइड फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शनल फोर्स that exist between two layers of a fluid when they are moving relatively to each other, ठीक है। एक फ्लूइड के दो लेयर के बीच में, ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है, जब ये दोनों लेयर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिवली मूविंग कर रहा होता है, ठीक है, ओके। यही जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसे हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड के केस में होता है, ओके। चलो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड जो अभी अभी हम लोगों ने सीखा फ्लूइड फ्रिक्शन, इसको कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो इसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल एक सरफेस लेंगे, ठीक है, एक ही जैसा सरफेस, ये एक ही सरफेस है, यहाँ पे सिमिलर हम लोग तीन तरह के ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट एंड ये हो गया तीसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक ही सरफेस के ऊपर तीन ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लिए हैं। तीनों ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल सेम है, सेम उसका शेप है एंड सेम उसका मास है। जितना इसका वेट है इसका भी उतना ही वेट है, उसका भी वेट है, ठीक है। सारे डायमेंशन जो है बिल्कुल तीनों एक जैसा ही है, ओके। चलो अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हम लोग इसको यहाँ से क्या कराएंगे, फोर्स लगाएंगे एंड इसको यहाँ पे हम लोग मूव कराएंगे, मतलब इसको मोशन पे लाएंगे, ठीक है, ओके। इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे हो रहा है मोशन, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ओके। ये हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन का। तो इसको इस तरफ हम लोग मूव कराएंगे, ठीक है, इस तरफ, मतलब मोशन इस तरफ होगा, इसको इस तरफ से धक्का देंगे, ये इस तरफ जाएगा, लेकिन इसके नीचे हम लोगों ने क्या लगा दिए दोस्तों, पहिए लगा दिए हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या लगा दिए, पहिए लगा दिए हैं, ओके। तो पहिए पे यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन, ओके। अब इस केस में देखिए, इस केस में हम लोग क्या करिए कि यहाँ पे हम लोगों ने एक फ्लूइड डाल दिए, ठीक है कोई भी हम लोगों ने यहाँ पे फ्लूइड डाल दिए, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो होगा फ्लूइड फ्रिक्शन, तो अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सा केस इजी होगा, ठीक है। यहाँ पे फोर्स, इस तरफ है मोशन, ठीक है। कौन सा केस ज़्यादा इजी होगा, कौन सा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। कौन सा केस यहाँ पे ज़्यादा इजी होगा, कौन सा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। देखो
यहाँ पे ये वाला जो केस है दोस्तों, ये वाला केस बहुत ही इजी होगा, ठीक है, बहुत ही इजी होगा, क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सबसे वीकेस्ट फ्रिक्शन होता है। तो इस केस में, ठीक है, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के नीचे पहिए लगा देते हैं तो यहाँ पे हम लोग इजीली मूव करा पाएंगे, मतलब कम फोर्स लगेगा। ओके, बिल्कुल कम फोर्स लगा के हम लोग इसको मूव करा पाएंगे। ओके, एंड ये होगा सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिए दोस्तों, फ्लूइड डाल दिए, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे लुब्रिकेंट डाल दिए हैं, जैसे मोबिल होता है, ग्रीज होता है, ठीक है, हमने यहाँ पे लगा दिए। तो ओके, यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगेगा, इससे थोड़ा ज़्यादा फोर्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ओके, इससे थोड़ा ज़्यादा फोर्स यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है दोस्तों, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन से फ्लूइड फ्रिक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ये हो गया फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, सबसे जो टफेस्ट होगा दोस्तों ये होगा, ठीक है, सबसे टफेस्ट कौन सा होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने का ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट है, ये सेकेंड ईजीएस्ट एंड ये टफेस्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोर्स हमें यहाँ पे लगाना होगा। ओके, चलो ये तीनों कंपेयर हो गया दोस्तों। अब आप इन तीनों के जो कंपैरिजन है इसको अगर समझ लिए हैं तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन, ठीक है, कौन सा फ्रिक्शन लाने से जो सिस्टम होगा वो इजी होगा। जैसे कि इंजन में क्या होता है दोस्तों, कहीं पे मोबिल डाला जाता है तो कहीं पे बॉल बियरिंग डाला जाता है। बॉल बियरिंग बोले तो आपका रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। बियरिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों वो बिल्कुल रोलिंग फ्रिक्शन के ऊपर काम करता है। एंड जो मोबिल वाला जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन का कंसेप्ट वहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। ओके, एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन अगर कोई भी इंजन में होगा तो फिर इंजन बहुत ज़्यादा गर्म होगा एंड इंजन हमारा क्या होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, इंजन के पार्ट्स भी ख़राब हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, तो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन को किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है। बोले तो फ्रिक्शन को किस तरह से कम किया जा सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है दोस्तों किसी किसी केस में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन किसी किसी केस में ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपका कोई भी इंजन लेते हैं, कार का इंजन या फिर बाइक का इंजन, ठीक है। इंजन के भीतर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये पार्ट्स क्या होते हैं दोस्तों, ऑलवेज मूव करता रहता है, ठीक है। ओके, तो ये सारे पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो अगर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये दो पार्ट्स है जो कि इस तरह से इंजन के भीतर इस तरह से करता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा हीट डेवलप होगा एंड ज़्यादा हीट डेवलप होने की वजह से इन दोनों पार्ट्स में, ठीक है, ये दोनों पार्ट्स में क्या होगा कि ज़्यादा वेयर एंड टियर आएगा, बोले तो ज़्यादा घिसा जाएगा ये दोनों पार्ट्स एंड अल्टीमेटली ख़राब हो जाएगा, तो पूरा इंजन जो है दोस्तों ख़राब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है, हमें फ्रिक्शन को यहाँ पे रिड्यूस करना होता है। तो किस तरह से हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, ओके, कर सकते हैं, तो ये हम लोग देख लेते हैं। अभी देखो स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रहा है दोस्तों, ठीक है, एक इमेज आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग मेथड्स ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले जो लिखा है, फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट मूव इन फ्लूइड सच एज boats, planes, cars, etc. The shape of their body is streamlined in order to reduce the friction between the bodies of the object and the fluid. दोस्तों आप लोगों ने बोट तो देखा ही होगा, एरोप्लेन्स तो देखा ही होगा, तो उसका जो शेप होता है दोस्तों, उसका शेप बिल्कुल स्ट्रीमलाइन शेप होता है। जो शेप होता है एरोप्लेन का, ठीक है, या फिर कोई भी बोट का, तो उसका शेप देखिएगा, उस तरह का शेप को हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। अब बोट कहाँ चलता है दोस्तों, बोट जनरली पानी पे चलता है, ठीक है। तो पानी एंड बोट के बीच में जो फ्रिक्शन है दोस्तों वो ताकि कम हो इसलिए इस तरह का शेप दिया जाता है। ओके, एंड एरोप्लेन कहाँ पे चलता है, एरोप्लेन चलता है एयर पे, हवा पे, ठीक है। तो हवा क्या है दोस्तों, एयर क्या है, एक फ्लूइड है, तो इस फ्लूइड को चीरते हुए एरोप्लेन जाता है। तो एरोप्लेन एंड फ्लूइड के बीच में, मतलब एरोप्लेन एंड एयर के बीच में फ्रिक्शन ताकि कम हो, जिसके लिए एरोप्लेन का जो शेप है दोस्तों वो स्ट्रीमलाइन किया जाता है एंड
छोटे छोटे कार्स जो होते हैं दोस्तों, हाई स्पीड कार, उसका भी जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है। जैसे कि फार्मूला 1 रेसिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि उसका जो शेप बनाया जाता है दोस्तों वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है। ओके, एंड हाई स्पीड जितने भी कार्स होते हैं उसको ठीक स्ट्रीमलाइन शेप में बनाया जाता है। चलो अब दूसरा देख लेते हैं, बाय पॉलिशिंग द सर्फेसेस। ठीक है, एज पॉलिशिंग मेक्स द सरफेस स्मूथ एंड फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस। दोस्तों फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, नेचर ऑफ सरफेस पे। ओके, सरफेस का नेचर अगर ज़्यादा रफ होता है तो फिर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, अगर ज़्यादा स्मूथ होता है तो फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा, अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो इसके लिए सरफेस को अगर पॉलिश किया जाए, ठीक है, पॉलिश करके उसको स्मूथ किया जाए तो फ्रिक्शन अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा। ये दूसरा मेथड हो गया। ठीक है, तीसरा मेथड देखते हैं, यूजिंग लुब्रिकेंट्स सच एज ऑयल और ग्रीस कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस। दोस्तों हम लोग लुब्रिकेंट, ठीक है, लुब्रिकेंट यूज़ करके भी फ्रिक्शन को घटा सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई ऑयल डाल दिया हम लोगों ने, ग्रीस लगा दिया। ओके, तो देखो किसी भी इंजन में हम लोग मोबिल डालते हैं। ठीक है, तो मोबिल क्या है दोस्तों, मोबिल एक्चुअली एक लुब्रिकेंट है। ठीक है, मशीन या फिर इंजन के पार्ट्स के भीतर जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग इंजन में मोबिल डालते हैं। अगर मोबिल के बिना कोई इंजन चलाया जाता है तो फिर वो इंजन किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ देर चलने के बाद वो ख़राब हो जाएगा। ओके, इसीलिए आप अगर बाइक चलाते होंगे, कार चलाते होंगे तो मोबिल को चेक करते रहिएगा। ठीक है, मोबिल सही लेवल पे है कि नहीं, या फिर मोबिल का जो क्वालिटी है वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दिन एक ही मोबिल से इंजन को चलाने से क्या होता है, मोबिल का जो क्वालिटी होता है, जो लुब्रिकेटिंग उसका नेचर होता है, ठीक है, ओके, वो ख़राब हो जाता है, मतलब मोबिल जल जाता है। ओके, तो मोबिल को तब चेंज करना होगा अगर हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा स्मूथली हमारा इंजन चले तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट आर रोल्ड ओवर द सरफेस द फ्रिक्शन बिटवीन द रोल्ड ऑब्जेक्ट एंड सरफेस कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। ओके दोस्तों, हम लोगों ने आपका रोलिंग फ्रिक्शन तो पढ़ा होगा ना, रोलिंग फ्रिक्शन हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों, सबसे वीकेस्ट फ्रिक्शन होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना होता, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग मूव कराना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग उसको स्लाइड ना करा के या फिर वहाँ पे लुब्रिकेंट ना यूज़ करके अगर हम लोग वहाँ पे बॉल बियरिंग सिस्टम लगा देते हैं, मतलब पहिया लगा देते हैं, तो क्या होगा, ज़्यादा ईजीली हम लोग उसको मूव करा पाएंगे। ठीक है, तो इस सिस्टम के सहारे, मतलब बॉल बियरिंग के सहारे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो दोस्तों ये सारे मेथड्स आप याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल मेथड है एंड बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आज का क्लास जो है दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, कोई भी रफ इंक्लाइंड प्लेन में अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे फ्रिक्शन रहेगा। ओके, वहाँ पे फ्रिक्शन रहेगा एंड वहाँ पे कितना वर्क डन हो रहा है वो हम लोग नेक्स्ट डे सीखेंगे। एंड फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड स्टडी जो है दोस्तों बराबर करते रहिएगा, कोई भी गैप मत दीजिएगा। ठीक है, बराबर करते रहिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।